फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, क्लास 9th का साइंस का बुक हमारा ये चल रहा है। ये हमारे क्लास 9th की साइंस की बुक है और इसमें हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर 5 सेल, जिसमें आज ये हमारा 4th वीडियो है। इसके ये हमारा 4th पार्ट है बच्चों। इससे पहले हमने 3 पार्ट स्टडी कर लिया है, ठीक है। यदि आपने अभी इस वीडियो को देखा है तो सबसे पहले इसके स्टार्टिंग के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखें तो आपको ये चैप्टर जो है ये बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियरली समझ में आएगा। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का सेल का। आज हम देखेंगे शेप एंड साइज, जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया था, ठीक है। पिछले वीडियो में भी हमने सेल के शेप और साइज की बात की थी। अभी इसमें भी आपको इसमें कुछ डिटेल दिया गया है, ठीक है। देखते हैं। देखिए, इसमें बताया गया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सेल का सारे सभी सेल जो होंगे वो शेप उनका सेम होगा, सेम शेप के होंगे और उनका साइज जो होगा वो सेम होगा, ऐसा नहीं होता है। बल्कि सेल जो होते हैं उनका शेप और साइज ये क्या होता है, ये इनके रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि काम क्या करना है, ठीक है ना। उस सेल का जिसके शेप और साइज की आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि वो सेल करेगा क्या। तो उसके फंक्शन की जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से उसका शेप होता है और उसका साइज होता है। यानी कि सभी सेल का शेप और साइज सेम होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ बातें आपको यहाँ पर दी गई हैं, जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, सेल्स ऑफ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूजुअली मेजर 5 to 100 माइक्रोमीटर इन लेंथ। अब यहाँ पर आपको साइज की बात की गई है। साइज के बाद हम शेप के पर की बात करेंगे कि किस किस शेप के हो सकते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने देखा था ये चीज कि शेप अलग अलग हो सकता है, ठीक है। हो सकता है तो उसमें मैक्सिमम जनरली कितने शेप के सेल पाए जाते हैं, ठीक है। ये चीज हम देखेंगे आज। और साइज हमने देखा था कि साइज भी डिफर हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम क्या करना है उसके अकॉर्डिंग उनकी साइज जो है वो डिटरमाइन होती है। तो साइज अलग अलग तो हो सकता है, तो जनरली क्या क्या साइज होता है, ठीक है ना, वो चीज देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है सेल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूजुअली मेजर 5 to 100 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ज्यादातर जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि हम लोग, यानी कि जिसमें सेल ज्यादा पाए जाते हों। मल्टी सेलुलर का मतलब कि अधिक सेल से बने हुए, है ना, 2 या 2 से अधिक सेल से बने हुए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो उनकी अगर हम सेल की साइज की बात करें तो उनके सेल की जो साइज होगी, जो लेंथ होता है वो 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है। लेकिन ये यहाँ पे यूजुअली लगाया गया है बच्चों, ठीक है ना। यूजुअली का मतलब होता है कि लगभग में ज्यादातर ऐसा ही होता है, ठीक है। अब इसमें आपको बताया गया है यूनिसेलुलर जैसे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। यूनिसेलुलर का मैंने आपको बताया था कि जो एक सेल से बने होते हैं। एक सेल से बना हुआ जो ऑर्गेनिज्म है उसका नॉर्मली उसकी जो साइज होती है वो 1.2 माइक्रोमीटर से 1 mm इन डायमीटर। डायमीटर का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम एक सर्कल की बात करें, देखिए डायमीटर में साइज दिया हुआ है। हमने ये एक सर्कल ले लिया, ठीक है। इस सर्कल का ये सेंटर ले लिया, है ना। तो ये क्या कहलाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये होता है एरिया, इसको बोलते हैं रेडियस, ठीक है। और पूरा जब इसको हम यूं पूरा डिवाइड करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक का जो होता है इसको बोलते हैं डायमीटर। तो साइज को डायमीटर, क्योंकि एक सेल का है तो एक सेल में क्या हम लंबाई नापेंगे, है ना, तो इसको डायमीटर में बताया जाता है। तो इनकी साइज जो होती है वो 1.2 माइक्रोमीटर टू 1 mm इन डायमीटर, ठीक है। इतने डायमीटर इनका होता है साइज, जो यूनिसेलुलर होते हैं, जो एक सेल से बने होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमको एक बात बताई गई। पहली बात क्या बताई गई हमको कि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका साइज यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, मतलब 5 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक की उनकी लंबाई हो सकती है, नंबर 1। और इसी इसके साथ साथ जो मल्टी सेलुलर बताया जा रहा है, तो यूनिसेलुलर बताया गया है कि यूनिसेलुलर जो होते हैं उनका डायमीटर 1.2 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 mm तक हो सकता है, ठीक है। ये पहली बात हो गई। अब हम आते हैं सेकंड बात पर। सेकंड हम क्या कह रहा है, द एग ऑफ ऑस्ट्रिच, है ना। ऑस्ट्रिच जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गन, मतलब सबसे बड़ा सेल रखता है, ठीक है। तो एग, जो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, ठीक है, जो ऑस्ट्रिच के अंडे होते हैं, रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट लिविंग सेल। यानी कि उस अंडे का जो सेल होता है वो सबसे बड़ा, लार्जेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, अभी तक जितने सेल है ना सबसे बड़ा सेल ये होता है,
ठीक है। इसका डायमीटर की अगर हम बात करें, एक ही सेल है तो डायमीटर की बात करेंगे। इसके डायमीटर की बात करेंगे तो 15 to 20 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। डायमीटर नेकेड आई से इसको हम देख सकते हैं 15 to 20 सेंटीमीटर ऑस्ट्रिच के एग का डायमीटर, यानी कि ये चीज होता है, ओके। उसके बाद आपको इसी में आगे दिया गया है कि एसिटेबुलेरिया जो होता है वो एक ग्रीन कलर का मेराइन एल्गी है, मतलब कि ऐसा समुद्र जिसमें खारा पानी होता है उसमें ये एल्गी पाए जाते हैं, ठीक है। ग्रीन कलर के ये एल्गी पाए जाते हैं जिनका नाम क्या है, एसिटेबुलेरिया, ठीक है। और ये जो है ये यूनिसेलुलर है, एक ही सेल के ये बने होते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मेजर अप टू 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। जहां एक तरफ लिविंग की बात की गई है कि ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो लिविंग है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एनिमल से, ये एनिमल की बात कर रहे हैं और यहाँ पे प्लांट की बात कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा एनिमल में सबसे बड़ा सेल होता है ऑस्ट्रिच का अंडा, जिसकी साइज जो होती है 15 to 20 सेंटीमीटर होती है। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट में जो ये एसिटेबुलेरिया जो ग्रीन एल्गी है ये भी यूनिसेलुलर है, एक सेल है। यहाँ पर भी एग में एक ही सेल है। ये यूनिसेलुलर जो है इसकी लंबाई कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। तो प्लांट्स की बात बताया यहाँ पर, एनिमल्स की बात बताया और प्लांट्स की कि एनिमल अगर एक सेल का है तो सबसे बड़ा वो सेल कौन सा है, और अगर प्लांट जो है प्लांट में एक सेल का है तो सबसे बड़ा वो सेल कौन सा है, ठीक है। इनका आपको ये सब चीजें पॉइंट आपको याद रखनी है। तो हमारा यहाँ पे हो गया 2 पॉइंट हमने यहाँ देखा, मल्टीसेलुलर की लंबाई कितनी से कितनी हो सकती है, यूनिसेलुलर की लंबाई कितनी से कितनी हो सकती है। दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि अगर एनिमल है तो एनिमल में अगर यूनिसेलुलर है, एक सेल का है तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल कौन सा है वो, और अगर प्लांट में एक सेल है तो सबसे बड़ा सेल कौन सा है, ठीक है, नाम उनका। नेक्स्ट है यहाँ पे दिखाया गया है कुछ यहाँ पे और बातें बताई गई हैं, जैसे कि देखिए आरबीसीएस ऑफ ह्यूमन बीइंग का जो आरबीसीएस होता है यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, जो आरबीसीएस का होता है वो डिस्क शेप का होता है, कॉनकेव सेल्स होते हैं, ठीक है ना। उनका शेप जो होता है वो कॉनकेव होते हैं, मतलब बीच में से यूं ऐसे दबे हुए होते हैं, यानी कि ऐसे डिस्क होता है ना बच्चों, जैसे कि एक ऐसा इस तरीके का डिस्क होता है जो सीढ़ी होती है उसकी तरह से, और ऐसे दबा हुआ, ठीक है ना, ऐसे नीचे के साइड में इस तरीके से ऐसे दबा हुआ रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव शेप के। तो आरबीसीएस जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स जो कि हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, जिनकी वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, उनकी बात कर रहा है कि उनका शेप जो होता है वो डिस्क शेप का होता है। सेल्स दैट मेजर 7 to 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, और उन सेल की अगर हम बात करें तो उनका डायमीटर अगर देखा जाए तो 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है वो भी हम देखेंगे, 1/1000 मिलीमीटर होता है, ठीक है ना, बहुत छोटा होता है माइक्रोमीटर, और इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके बारे में अभी हम जस्ट पढ़ेंगे। तो हमारे आरबीसीएस की, ठीक है, आरबीसीएस की साइज आपसे पूछी जाएगी, इसका शेप पूछा जाएगा, तो आप बताना कि आरबीसीएस का जो शेप होता है वो कॉनकेव शेप का होता है। आरबीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, जो कि हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। और इनकी अगर हम साइज की बात करें तो इनकी डायमीटर जो है वो 7 to 8 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। अब देखिए लीवर एंड किडनी सेल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स हैव अ डायमीटर ऑफ 20 to 30 माइक्रोमीटर। सिर्फ आपको यहाँ से ये चीजें बस जानकारी आपको चाहिए, और ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो हमारा लीवर होता है वो भी सेल से बना हुआ है, किडनी जो है वो भी सेल से बना हुआ है, और ह्यूमन की बात कर रहा है, ठीक है ना। ह्यूमन में मतलब इंसानों का जो लीवर है, इंसानों की जो किडनी है, वो जिन सेल से बने होते हैं उन सेल का डायमीटर 20 to 30 माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेड मसल सेल्स में मेजर्ड 1 to 40 mm इन लेंथ। जो हमारे स्ट्रेटेड मसल्स, ये ना मसल्स सेल होते हैं हमारे, जैसे थाई पर मसल्स है, ठीक है, तो हमारे जो मसल्स सेल होते हैं उनकी लंबाई बताई गई है कि 1 से लेके 40 mm इन लेंथ, लंबाई तो इनकी इतनी होती है, इतने बड़े बड़े ये होते हैं, एंड 30 to 80 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। और उनका डायमीटर मैंने आपको बताया कि ये डायमीटर जो है ये इतना इनका जो डायमीटर ये 30 to 80 होता है, और जो उनकी लेंथ होती है वो 1 to 40 mm होती है, किनकी,
जो स्ट्रैटेड मसल्स होते हैं, ठीक है, मसल सेल जो है। नेक्स्ट बच्चों बता रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो इस मतलब यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कहाँ से नया वर्ड आ गया है ना, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, हमको तो मैम ने कुछ बताया ही नहीं है। तो बच्चों अभी से इस चैप्टर में ये चीजें आगे आएंगी तो हम उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मैं चीजें छोड़ करके बढ़ने नहीं सोच रही थी, मैं सोच रही थी आपको कंटिन्यूटी में बताते चलूँ, चैप्टर में जो बातें आती जाएंगी उसको बताते चलूंगी। देखिए बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है ना, ये पीछे की सेल, प्रिमिटिव सेल होते हैं, यानी कि जब जीवन की उत्पत्ति हुई अर्थ पर, जब सेल बनना शुरू हुआ उस समय जो सेल बना उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, है ना। इसमें बहुत सारी चीजें जो है इनकम्प्लीट होती हैं, मतलब इसको सेल तो कहेंगे हम इसको, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं। दोनों का डिफरेंस आप देखेंगे तो, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह इसकी एग्जाम्पल होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिनके बारे में अभी तक हम सारा पढ़ते आ रहे हैं ना। अमीबा हो गया, यूनिसेल एक ही सेल का है लेकिन वो यूकैरियोटिक सेल है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब यूकैरियोटिक सेल है, क्योंकि ये इन सेल के अंदर सारी चीजें है ना, ये वेल डेवलप्ड सेल है, मतलब सेल है लेकिन परफेक्ट ढंग से पूरी सारी चीजें जितनी सेल में होनी चाहिए, जिसके उन चीजों के उपस्थिति की वजह से उनको सेल कहा जाएगा, तो वो सारी चीजें उसमें प्रेजेंट होती हैं, उसलिए उनको बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल। तो हम सब के अंदर यूकैरियोटिक सेल होता है। अभी आपने ये नाम जो सुना प्रोकैरियोटिक सेल, ये पहले का सेल है, ठीक है, यानी कि ये प्रिमिटिव सेल कहलाएगा। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि प्रिमिटिव सेल जो होते हैं, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं अगर कंपेयर किया जाए यूकैरियोटिक सेल का। यूकैरियोटिक यानी अभी जो वेल डेवलप्ड जो सेल होता है उनका, भले वो एक ही सेल है, एक सेल से बना हुआ, एक ही सेल से बना हुआ एक वेल डेवलप्ड सेल अगर होगा और उसके सामने हम प्रोकैरियोटिक सेल को रख देंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे माइकोप्लाज्मा जो है ये भी क्या है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी होती है 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर इसकी डायमीटर होता है, यानी कि बहुत छोटा, बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया ये, ठीक है। माइकोप्लाज्मा ये क्या है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। अब आपको यहाँ पर देखिए दिखाया गया ये चीजें। 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो को बच्चों हम इस तरीके से म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ऐसे बनाएंगे हम, ठीक है, ऐसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो माइक्रोमीटर म्यू एम। 1 माइक्रोमीटर या इसको हम कहेंगे माइक्रोन, है ना। माइक्रोमीटर को, 1 माइक्रोमीटर को आप माइक्रोन भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू 1000 पार्ट ऑफ मिलीमीटर। देखिए 1 माइक्रोमीटर यानी कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू क्या है 1/1000 मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर का, है ना, देखिए 1,000वां भाग जो होगा बहुत छोटा, वो कहलाएगा 1 माइक्रोमीटर। इतनी छोटे छोटे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इस वजह से ही तो हमको नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं, हमको इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर आगे आपको बताया है कि बहुत सारी, तो बच्चों अब हमने ये देखा कि कुछ तो इतने छोटे होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप से हम उनको देख सकते हैं और हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। कुछ सेल इतने छोटे होते हैं और कुछ सेल जो होते हैं वो बड़े होते हैं जिनको नेकेड आई से देखा जा सकता है, कैन बी सीन विद द नेकेड आई। जैसे आपने ऑस्ट्रिच का एग देखा, एग ऑफ अ बर्ड, रेप्टाइल्स, ये जो होते हैं ये इनको नेकेड आई से, ये इनके सेल जो होते हैं काफी बड़े होते हैं तो इनको नेकेड आई से भी देखा जा सकता है। तो सेल बहुत छोटे और बड़े, है ना, बड़े भी हो सकते हैं, बहुत छोटे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं जिनको न देखा जा सके नेकेड आई से, और ऐसे भी हो सकते हैं जिनको नेकेड आई से देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये बात हो गई, अभी तक हमने क्या बात किया, हमने बात किया साइज की। अब हम बात करते हैं सेल के शेप की। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि शेप जो होता है वो हर सेल का सेम नहीं होगा, डिफर हो सकता है, और बहुत सारी जगह पे सेल सेम भी होते हैं। एक जैसे सेल मिलकर के बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि टिश्यू जो बनाते हैं उसमें सारे के सारे सेल सिमिलर भी होते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं शेप उनका, ठीक है। तो सेल जो होता है इनका शेप कैसा होगा वो डिपेंड करेगा कि क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लंबे लंबे होंगे या उनमें ब्रांचेस होंगे, किस तरीके का सेल होगा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेल के शेप की कि क्या क्या शेप जनरली होता है। देखिए ये दे मे बी फ्लैट टाइल लाइक,
कुछ सेल जो होते हैं, जैसे हम बात करेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ माउथ, हमारे माउथ जो होता है, हमारे मुंह की बात करें तो वो भी सेल से बना हुआ है, ठीक है ना, पूरे सेल के लेयरिंग होते हैं। तो सेल का बना हुआ जो एपिथेलियम, ठीक है ना, स्क्वैमस एपिथेलियम का जो लेयर होता है, उनके सेल की अगर आप बात करेंगे तो वो क्या होते हैं, वो सारे सेल फ्लैट होते हैं, ठीक है ना, फ्लैट टाइल लाइक स्ट्रक्चर उनका होता है। एक शेप हमने देखा। दूसरा एग सेल की बात करें, है ना, जो एग सेल होता है उसकी बात करेंगे तो वो राउंड होता है या स्फेरिकल होता है, यानी कि गोल, ठीक है, इस तरीके के सेल होते हैं। अगर हम लीवर के सेल की बात करें, हमारी बॉडी में जो लीवर है उसके सेल की बात करें तो उसका शेप जो होता है वो पॉलीगोनल शेप होता है, ठीक है। माउथ स्मूथ मसल सेल की अगर हम बात करें तो वो स्पाइंडल शेप होते हैं। स्पाइंडल शेप मतलब इस तरीके, कुछ इस तरीके का, है ना, ऐसा शेप हम देखेंगे आगे, इसमें शेप भी इस तरीके के स्पाइंडल शेप के स्ट्रक्चर के हो सकते हैं ये, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्केलेटल, है ना, स्केलेटल मसल सेल्स की बात करें, अगर हम जो मतलब स्केलेटल का मतलब होता है बोन्स में आ गए हम, है ना, तो स्केलेटल की बात करें सिलिंड्रिकल, यहाँ पे मसल से स्ट्रैटेड मसल सेल जो होते हैं वो सिलिंड्रिकल होते हैं, मतलब सिलेंडर के शेप में, मतलब कुछ इस तरीके के, है ना, इस तरीके के शेप के हो सकते हैं। तो इसके बाद हम जर्मिनल एपिथेलियम एंड स्टमक लाइनिंग, हमारा जो स्टमक है, पेट है, उसकी जो लाइनिंग है ना, या जर्मिनल एपिथेलियम जो लेयरिंग होता है उसके अगर हम सेल की बात करें कि उनके सेल क्या शेप देखें तो वो क्यूबॉइडल शेप के होते हैं, यानी कि क्यूब जो होता है ना, जो हम घुमाते हैं खेलते हैं, क्यूब के शेप के हो सकते हैं। अगर हम स्पर्म सेल की बात करें, जो कि स्पर्म सेल क्या कहलाते हैं, ये मेल गैमिट होते हैं, अगर हम इनकी बात करें तो इनका शेप जो होता है वो टैडपोल की तरह से होता है। तो हमने देखा कि डिफरेंट शेप के सेल पाए जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हम और भी आगे भी देखेंगे कि अलग अलग तरीके के सेल्स पाए जाते हैं, इनका शेप जो होता है वो अलग होता है, साइज तो डिफरेंट होता ही है और शेप भी इनका डिफरेंट होता है। जैसे कि अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दिखाया गया आपको बोन सेल। जो बोन सेल्स होते हैं इनमें हैव मेनी साइटोप्लाज्मिक प्रोसीजर, इनमें बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक प्रोसीजर, यानी कि कुछ इस तरीके से, है ना, सेल में से ही ऐसे ऐसे कुछ उभार से निकले होते हैं, ठीक है, कुछ आउटग्रोथ निकला होता है। और एंड देयरफॉर अपीयर, इनका जो अपीयरेंस होता है, जो दिखाई देते हैं ये स्टार शेप के, क्योंकि इस तरीके की ऐसे ऐसे प्रोसीजिंग निकला होता है ना, तो इनको अगर देखेंगे तो हमको लगता है कि अच्छा कुछ स्टार की तरह से ये स्ट्रक्चर इनका शेप दिखाई देता है। तो आपने एक शेप देखा कि अच्छा ऐसा भी शेप हो सकता है, ऊपर हमने इतने सारे शेप देखे ही, और उसके अलावा ये, ठीक है। नर्व सेल की हम बात करें, हम हमारे जो ह्यूमन, ठीक है ना, हम हमारे सेल, हमारे बॉडी में जो नर्व सेल्स होते हैं काफ़ी बड़े बड़े नर्व सेल्स होते हैं, और नर्व सेल्स जो होते हैं वो भी खूब बड़े होते हैं, और उनमें भी खूब सारे इस तरीके के ऐसे ऐसे इस तरीके के खूब सारे देखिए ऐसे स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे उनमें भी ये प्रोसीजर निकले होते हैं। निकले क्यों होते हैं? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह से ये चारों तरफ ये बिखर सके, और ज़्यादा से ज़्यादा इम्पल्स, मतलब जो स्टिमुलेशन होता है ना, कि किसी ने टच किया आपको पता पड़ा, ठीक है, ये हमारा फिंगर है, इस पर इस तरीके से हमने पिंच हुआ, पता पड़ गया, तो यहाँ पे नर्व सेल्स हैं, प्रेजेंट है, तो वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करने के लिए इनमें ये प्रोसीजर निकला होता है। तो नर्व सेल्स की अगर हम बात करें तो मेनी साइटोप्लाज्मिक प्रोसीजर, इनमें भी बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक प्रोसीजर इस तरीके से निकले होते हैं। तो अलग होता है, इनका शेप काफ़ी बड़े होते हैं, कुछ इस तरीके से बने होते हैं, ठीक है। और काम इनका क्या होता है, क्योंकि इनका कुछ स्पेशल फंक्शन है ना, स्पेसिफिक फंक्शन करना है यदि, तो फंक्शन करने के लिए जिस तरीके की जरूरत पड़ती है कि इसका शेप ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वो चीज़ें बनती है। जैसे कि हमारे किचन में बहुत सारे बर्तन हैं, अब आपको सब्जी बनाना रहेगा तो जाहिर सी बात है कि आप थाली तो नहीं उठाएंगे, है ना, हम क्या करेंगे, कढ़ाई उठाएंगे, कॉलरॉन लेंगे, तो उस वहां पर रिक्वायरमेंट वैसे शेप की है, ठीक है। आपको दाल बनाना है तो जाहिर सी बात है आप कुकर उठाएंगे, उसको कढ़ाई में तो नहीं बनाएंगे। तो शेप क्या हमको रिक्वायरमेंट है उस तरीके का शेप का हम यूटेंसिल इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से जो फंक्शन है, जो रिक्वायरमेंट है, उस तरीके के शेप के सेल भी होते हैं। आगे और भी कुछ दिया गया है यहाँ पर। अब आपसे ये कह रहा है, देखिए हमने इतने सारे शेप की बात की और स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे भी, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, धीरे धीरे बहुत लंबा चलेगा चैप्टर। अब देखिए इसमें कह रहा है कि अब आपके दिमाग में कहीं ये आए कि बड़ा सा हाथी है और एक चूहा है, छोटा सा चूहा है, बड़ा सा हाथी है, तो क्या जो एलिफेंट होगा उसके सेल बड़े बड़े होंगे और जो माउस है उसके सेल क्या छोटे छोटे होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है बच्चों, ठीक है। होता क्या है, जो एलिफेंट है उसकी साइज बहुत बड़ी है, ठीक है, एक मिनट में आपको दिखाऊं बच्चों। एलिफेंट जो होगा उसकी साइज बहुत बड़ी होगी, साइज बहुत बड़ी होगी का मतलब क्या कि उसके सेल तो दोनों के, माउस के सेल हो चाहे एलिफेंट के सेल हो, सेल की से जो है उनकी साइज एक जैसी है, सेल तो दोनों के सेम ही, ऑलमोस्ट सेम से साइज के होंगे, ठीक है ना। लेकिन उनमें जो एलिफेंट है उसमें बहुत ज़्यादा सेल होंगे और जो माउस होगा उनमें बहुत ही कम सेल होंगे,
फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे कहा कि एक छोटा बच्चा है, उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म बनानी है, तो आप जाओगे कपड़ा मार्केट में जाओगे अगर कपड़ा लेने के लिए, तो उसको क्या करोगे, छोटा सा ही हम मतलब एक कपड़े का पीस लेंगे और उसमें उस बच्चे का ड्रेस तैयार हो जाएगा। ठीक है, सेम वही चीज एक बड़ा बच्चा है, उसी का बड़ा भाई है, उसको भी बनवाना है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, कपड़ा बड़ा लोगे। तो कपड़ा तो दोनों एक ही मटेरियल से बना हुआ है ना, जैसा वो है बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर क्या है, वो कपड़ा ही ज्यादा हो गया है। ठीक है ना, ज्यादा कपड़ा है, चीजें उसमें ज्यादा लगी हुई हैं। बस यही चीज यहाँ पर भी होता है। एलिफेंट जो है उसमें नंबर ऑफ सेल की संख्या बहुत ज्यादा होगी, माउस में सेल की संख्या बहुत कम होगी। ठीक है, लेकिन दोनों के सेल एक सेल, अगर एलिफेंट्स की बॉडी से भी एक सेल निकाला जाए, माउस के बॉडी से भी एक सेल निकाला जाए, तो दोनों का साइज जो होगा वो क्या होगा, बराबर। ठीक है ना, दोनों का साइज इक्वल होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा, एक ही जैसे साइज के सेल के बने होते हैं। ठीक है, अब हम इंसानों की अगर बात करें तो देखिए, जब हमारी लाइफ शुरू होती है ना, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, स्पर्म और ओवम में फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट बनता है, उस जाइगोट में डिवीजन सेल डिवीजन चलता सेल की संख्या बढ़ते इतना ज्यादा सेल की संख्या बढ़ जाती है कि पूरा एक बेबी बन जाता है। ठीक है, और वो बेबी बाहर आने के बाद फिर बेबी जो है वो बड़ा होते एक एडल्ट ह्यूमन बन गया। तो यदि इस एडल्ट ह्यूमन की एक सेल को निकाला जाए, ठीक है, और जब जाइगोट बना था मदर की बॉडी के अंदर, जब फर्टिलाइजेशन होकर के जाइगोट बना था, उस एक सेल की बात करें, है ना, इन्फेंट की बात करें, उस एक सेल की बात करें और इसके एक सेल की बात करें, तो दोनों की साइज क्या होगी, इक्वल होगी। ये तो आदमी तो इतना बड़ा हो गया, मतलब क्या हुआ, बड़ा क्या हुआ, मतलब संख्या बढ़ी है। किसकी संख्या बढ़ी है, सेल की संख्या बढ़ी है। ऐसा नहीं कि सेल ही बहुत बड़ा हो गया है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इनमें सेल बड़े बड़े होंगे, ऐसा नहीं होता है। सेल उतना ही बड़ा रहेगा, संख्या बढ़ेगी। मकान जो है, आप चाहे छोटा सा मकान बनाओ चाहे बड़ा मकान बनाओ, मकान में छोटे मकान से भी निकालोगे तो ईंट की साइज जो है वैसी ही रहेगी, बड़े मकान से भी निकालोगे तो ईंट की साइज वैसी ही रहेगी। दोनों में ईंट तो एक ही जैसे हैं, उसमें बड़े मकान में ईंटों की संख्या ज्यादा होगी और छोटे मकान में ईंटों की संख्या कम होगी। बस वैसे का वैसे ही हमारा सेल भी होता है। यहाँ कुछ आपको शेप दिखाए गए हैं। देखिए, नर्व सेल जो मैं आपसे बात कर रही थी अभी पीछे, नर्व सेल में देखिए ये यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक प्रोसीजर निकले हुए हैं। नर्व सेल का शेप कुछ ऐसा होता है, ब्लड सेल कुछ ऐसा होता है, मसल सेल की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से होते हैं, बोन सेल जो होते हैं कुछ ऐसे स्टार लाइक होते हैं। ये हमारे फैट सेल दिए गए हैं, देखिए इस तरीके से रिंग के शेप में होता है। ओवम सेल जो होता है वो इस तरीके से स्फेरिकल होता है। तो यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ एग्जाम्पल देंगे कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं। अगर हम प्लांट की भी बात करें ना बच्चों, तो प्लांट में भी बहुत तरह तरह की अलग अलग शेप के सेल पाए जाते हैं, लेकिन वहां पर अभी हमारे को यहाँ पर दिया नहीं है प्लांट के बारे में। ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि अलग अलग शेप और अलग अलग साइज होते हैं सेल के, ठीक है, काम के हिसाब से। अब इतने सारे जो आपको दिए गए हैं यहाँ पे, आपने पीछे यहाँ पे जितना पढ़ा, ये सारा बच्चों आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ तो लिया आपने, लेकिन ये सारे पॉइंट्स आपको बच्चों याद करने पड़ेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये सब चीजें जितने हमने यहाँ पर बात की हैं। ठीक है ना, ये जो हमने बात की, इधर जो बात किया, फिर कितने कितने कुछ एग्जाम्पल बताइए कि किस किस शेप के हो सकते हैं, या फिर जो है स्पर्म सेल कैसा होता है उसका शेप तो आपको बताना पड़ेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर जो दी गई ना बेटा, ये आप लोग को लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार चीज़ें अभी आगे आएंगी। जैसे ही हम यहाँ पर आ जाएंगे ना, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, बस आप समझ लो कि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट मतलब और क्लियर होता जाएगा और बाकायदे डायग्राम के साथ हम देखते जाएंगे। अभी तो यहाँ पर सिर्फ जो चीज़ें दी हुई हैं, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है और मैं भी आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ठीक है, तो बच्चों हमने देखिए आज हमने यहाँ तक स्टडी कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ से वापस स्टार्ट करूंगी और क्या बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, ओवरऑल यहाँ पे किन किन चीज़ों के बारे में इंट्रोडक्शन क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी हम यहाँ पर आ जाएँ। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।